नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का। इसके पहले अगर देखें तो हमने मेक, ऐड, क्वेश्चन टैग ये पार्ट देखा था। उम्मीद है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरे डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें दी गई है। Now it's our new topic today, and that is the part of infinitive form and gerund form of verb. हमें अगर देखा जाए तो verb का infinitive form और gerund form अगर देखा जाए तो करना है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ऐसे कि infinitive form और gerund form, यह अगर नाम आपने कभी सुना नहीं होगा तो आप पैनिक मत होइए। ये वर्ब के एक विशेष प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म मतलब रूप होते हैं। अब इंफिनिटिव फॉर्म, ये भी इसको हम धातु साधित रूप कहते हैं। धातु साधित रूप मतलब क्या? अनचेंज। अनचेंज का मतलब क्या होता है? ऐसा रूप जो कभी भी किसी भी हालात में बदलता नहीं है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे सेंटेंस का किसी भी प्रकार का पार्ट हो, चाहे अगर देखा जाए तो सेंटेंस का कोई भी भाग हो, वो अपना मूल रूप कभी भी चेंज नहीं करते। ऐसे अनचेंज्ड फॉर्म को हम इंफिनिटिव फॉर्म कहते हैं। वैसे ही एक दूसरे अनचेंज्ड फॉर्म को जिरंड फॉर्म कहते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, इसलिए हमने इंफिनिटिव फॉर्म एंड जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे लिखा है। तो यही दोस्तों आज अपना टॉपिक है। सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट। दिस इज पार्ट ए, यूज इंफिनिटिव फॉर्म। हमें अगर देखा जाए तो इसमें अभी सबसे पहले जो सीखना है वो अगर देखा जाए तो वो है अपना इंफिनिटिव फॉर्म। हम इंफिनिटिव फॉर्म इसमें सीखने जा रहे हैं। सो इंफिनिटिव फॉर्म मीन्स one of the unchanged form of main verb which always comes in any sentence, any type of sentence, with 2 plus main verb first form. The form which is always in the 2 plus main verb first form, this 2 plus main verb first form is called as infinitive form. ऐसे ही फॉर्म को अगर देखा जाए तो हम इंफिनिटिव फॉर्म ऐसा इसमें संबोधित करते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट्स हैं। द पॉइंट्स आर गिवन हियर एंड वी हैव टू सी द ऑब्जेक्टिव्स एट फर्स्ट। भाई इंफिनिटिव फॉर्म तो है सर, लेकिन भाई हमें इसको क्यों सीखना है? ऑफ कोर्स ये एग्जाम में आता है और उसके ऊपर 1 मार्क दिया जाता है या 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। 1 या 2 मार्क का ग्रामर में इसका क्वेश्चन होता है डायरेक्टली। और राइटिंग स्किल में अगर देखें, टेक्स्ट बुक में अगर देखें तो इसका बहुत सारा यूज होता है, वो भी मार्क्स अपने को कंसीडर करने पड़ेंगे। अगर हम लैंग्वेज कम्युनिकेशन की बात करें तो फिर तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफिनिटिव एंड जिरंड एज वेल। Okay, we will discuss the objective of gerund later on. First we have to see the objective of the infinitive form, that why we use this infinitive form in the different kinds of language, okay, especially in English. Okay, so why we have to use it? So the main objective is this, to make different kinds of actions or to show different kinds of actions in a single sentence. तो दोस्तों आपको एक बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी जब सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट से बनता है। एक असर्टिव्स की अगर बात करें तो उसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी एक सेंटेंस जो है वो कोई ना कोई एक सेंस, मतलब एक मीनिंग को शो करेगा। अब एक वाक्य में एक अगर देखा जाए तो क्रिया दर्शाई जाती है, एक घटना दर्शाई जाती है, और अगर अपने को दूसरी क्रिया दर्शानी है तो जाहिर सी बात है कि अपने को दूसरा सेंटेंस करना पड़ेगा, और एक आधी तीसरी क्रिया अगर दर्शानी है तो जाहिर सी बात है कि हमें तीसरा अगर देखा जाए तो सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में हम 2 या उससे अधिक अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को दर्शा सके? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
तो भाई इसीलिए अगर देखा जाए तो ये इंफिनिटिव फॉर्म का आगाज किया है कि जब भी कभी हम कोई एक आधा सेंटेंस बनाते हैं, हैव अ लुक, द फॉर्मूला इज गिवन हियर, ओके। सो कोई भी एक आधा सेंटेंस जब हम बनाते हैं, whenever we construct any other sentence, single sentence, simple type of sentence, so we always form this sentence by using subject, verb, according to tense, whatever may be the tense, according to the tense we have to use the part of the verb, then we have to keep the object and then the complement. एक सेंटेंस एक अगर देखा जाए तो क्रिया या घटना को दर्शाएगा, ओके। अ सिंगल सेंटेंस हैविंग सिंगल एक्शन और द इवेंट। लेकिन अगर हमें उसी वाक्य में दो या उससे अधिक अलग अलग प्रकार की क्रिया अगर दर्शानी है, तो जो दूसरा वर्ब हम एक ही वाक्य में जो दूसरा वर्ब जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पहला वाला ये वर्ब जो है वो तो हमने अकॉर्डिंग टू टेंस तो रख दिया, जो भी टेंस है उसके अनुसार हमने यहाँ पर रख दिया। लेकिन दूसरा जो वर्ब जो होता है वह दूसरा वर्ब अगर देखा जाए तो यह टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से अगर जोड़ा जाता है, तो टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से जोड़े जाने वाले उस वर्ब को हम इंफिनिटिव फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर वो एक बार भी आ सकता है, मतलब एक वाक्य में एक भी इंफिनिटिव आ सकता है, लेकिन एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, कभी कभी दो भी आते हैं या तीन भी आ सकते हैं। तो जितनी हमें क्रिया दर्शानी है वो अगर देखा जाए तो मीनिंगफुल तरीके से अगर हमें दर्शानी है, तो वो दो या अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को दर्शाने के लिए whatever the verb form we use, this is the part of the infinitive if it is combined with the to plus main verb first form. So that is the most important thing. तो ये होता है infinitive form। अब ये infinitive form यहाँ तो वैसे हमने रखा है ऑब्जेक्ट के बाद में, तो क्या ये हर वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद में ही आएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये इंफिनिटिव फॉर्म कहीं पर भी आ सकता है। हो सकता है ये इंफिनिटिव फॉर्म यहाँ पर वर्ब के बाद आ जाए तुरंत, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इंफिनिटिव जो ये जो फॉर्म है यह अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के पहले आ जाए, एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है, या वाक्य के लास्ट में भी आ सकता है। द सेम इंफिनिटिव फॉर्म कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो ये कहीं पर भी आ सकता है। तो क्या फिर ये केवल असर्टिव में आता है? बिल्कुल नहीं, ये किसी भी प्रकार के सेंटेंस में आता है। ये असर्टिव में आ सकता है, ये इंपेरेटिव्स में आ सकता है, ये क्वेश्चंस में भी आ सकता है। सो इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस इट कम्स, यू कैन यूज इंफिनिटिव इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इन ऑल टाइप ऑफ टेंसेस आल्सो। टेंस चाहे कोई भी हो, इंफिनिटिव अपना मूल रूप कभी भी नहीं छोड़ता, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द अनचेंज्ड वर्ब फॉर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको हमेशा ख्याल में रखनी है कि इंफिनिटिव इज द अनचेंज्ड वर्ब फॉर्म। तो ये इसका यूज है। अब अगर देखा जाए तो अब दूसरा वाला प्रयोग है, ओके, ये पार्ट बी में हमने लिखवाया है यहाँ पर कि भाई जिरंड फॉर्म क्या होता है। सो जिरंड फॉर्म इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ब फॉर्म, अनचेंज्ड वर्ब फॉर्म, वी कैन से दैट इट इज द अनचेंज्ड वर्ब फॉर्म, ओके, एंड इट इज ओके ऑलवेज इन द मेन वर्ब ऑफ आईएनजी फॉर्म। ये हमेशा अगर देखा जाए तो मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म में ही आता है। ये भी कभी भी अपना मूल रूप नहीं बदलता। अब अगर देखा जाए तो आपने एक सिक्का देखा होगा, यू नो, यू कैन सी वन कॉइन, ओके, यू हैव ऑलरेडी सीन इट, आपने देखा ही होगा पक्का, किसी ने ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जिसने कॉइन नहीं देखा। सो द कॉइन हैज टू साइड्स, ओके, सो इमेजिन दैट द नेम ऑफ द कॉइन इज वर्ब। आप इमेजिन करिए कि एक कॉइन है अपने पास में जिसका नाम हमने रखा क्या? वर्ब है, और वह वर्ब अगर देखा जाए मतलब वो कॉइन जो है उसकी दो साइड है। एक साइड अगर देखा जाए तो इंफिनिटिव है और दूसरी साइड जो है वो जिरंड है, एग्जैक्टली। वो अगर देखा जाए तो दूसरी कौन है? जिरंड है, ओके, दैट इज लाइक अ हेड एंड टेल ऑफ द कॉइन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप ख्याल में रख सकते हैं। अब जिरंड फॉर्म का भी अगर देखा जाए तो यहां पर हमने पॉइंट में लिखवाया है कि भाई व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जिरंड फॉर्म। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफिनिटिव and gerund is always same, there is no any change, both comes okay with the similar purpose. We can use both the verb form in the similar purpose, and that is why we can replace infinitive okay by gerund and gerund by infinitive. और इसीलिए अगर देखा जाए तो हम gerund के जगह पर infinitive और infinitive के जगह पर हम gerund का प्रयोग यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से
ख्याल में रखनी है कि भाई जो भी हम यहाँ पर जो सेंटेंस बनाएंगे वो इंफिनिटिव से जिरंड और जिरंड से इंफिनिटिव करने के लिए भी हमें सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है। अब दूसरा सवाल है अपना पॉइंट्स का ही कि वेयर वी हैव टू यूज दिस इंफिनिटिव एंड जिरंड फॉर्म एंड इफ वी हैव टू यूज इट सो देन हाउ वी हैव टू यूज इट। हमें उसका प्रयोग भाई करना है तो कैसे करना है, कहाँ करना है, और फिर अगर देखा जाए तो उसके लिए क्या अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमें अगर देखा जाए तो इंफिनिटिव का प्रयोग या जिरंड का प्रयोग हमें एक ही वाक्य में दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं या उससे अधिक अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम कर सकते हैं। ये तो हमने पहले भी बता दिया था। दूसरा ऐसे कि अगर अपने को दो सेंटेंसेस दिए हैं, मानो इफ यू हैव means if somebody has given you two different sentences or two different clauses and suppose we have to make them okay simple sentence। अब ये simple sentence का क्या पार्ट है, तो simple sentence ये हम सीखेंगे synthesis के अंतर्गत, ओके जिसे हम कहते हैं वाक्य का पृथक्करण करना, ओके तो ये synthesis का पार्ट होता है। synthesis में हम मुख्य तीन प्रकार के सेंटेंस सीखेंगे आगे में, ओके सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो है वो अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये जो सिंपल सेंटेंस जो होता है, ओके उस सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत बार हम इंफिनिटिव और जिरंड का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर दो सेंटेंस या दो अलग अलग प्रकार के क्लॉज हमें दिए गए हैं और अगर हमें उससे अगर देखा जाए तो उसे कंबाइन करना है, एक करना है, तो उसको एक करने के लिए हम अगर देखा जाए तो इंफिनिटिव या जिरंड का प्रयोग करते हैं इफ द डूअर इज द सेम। ओके कभी कभी उसमें बहुत सारी कंडीशंस है अभी, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये उसका अगर देखा जाए तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो दिस वे वी कैन यूज द फॉर्म इंफिनिटिव एज वेल एज जिरंड। तो यही अगर देखा जाए तो एकदम बहुत आसान सा ये पार्ट है। ओके आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, जो कुछ भी सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, ओके द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस इज लाइक दिस। इसके अलावा आपको कोई सेंटेंस नहीं आएंगे। हाँ जो जितने भी प्रकार के जितने भी पैटर्न के सेंटेंसेस आपको आते हैं वी हैव ऑलरेडी टेकन हियर एंड डेफिनेटली वी विल सॉल्व इट राइट नाउ। सो यू कैन सी द 4 सेंटेंसेस आर रिटन हियर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। जिरंड और इंफिनिटिव और जिरंड का हमें प्रयोग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 प्लस मेंबर का फर्स्ट फॉर्म मतलब ये इंफिनिटिव का प्रयोग किया है। अगर इंफिनिटिव नहीं तो हम उसी के जगह पर जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फिर आपको 2 निकाल देना है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आपको आईएनजी लगा देनी है, तो तब अगर देखा जाए तो जिरंड फॉर्म होगा। हाँ कभी कभी ये भी एक बात होती है कि जिरंड फॉर्म के साथ में ओके उसके पहले कभी एक प्रीपोजिशन लगता है, जैसे कभी बाय लगता है, कभी आफ्टर लगता है, कभी फॉर लगता है, ओके तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से कभी कभी, बट इट इज कंडीशनल। वो अगर देखा जाए तो कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब क्या कि सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हम ये तय करेंगे कि भाई उसमें एडजेक्टिव उसमें प्रीपोजिशन लगाना है या नहीं लगाना है। दिस इज द प्रीपोजिशन, ओके तो जनरली अगर देखा जाए तो उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हम यहाँ पर करते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो हैव अ लुक ओवर द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, सी आई हैव अ न्यू फोन फुल स्टॉप, I always call others. The sentence is given here. Now the instruction is here that combine the sentence using infinitive form of verb. आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि combine the sentence using, आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है किसका यूज करके, infinitive form of verb का प्रयोग करके। भाई आप infinitive का प्रयोग करिए और ये जो 2 सेंटेंसेस है इसको कंबाइन कर लीजिए, मतलब एक कर लीजिए। अभी आप देखिए कि सेंटेंस में क्या कहा गया है, आई हैव अ न्यू फोन, मेरे पास एक नया फोन है। आई ऑलवेज कॉल अदर्स, मैं उससे दूसरों को कॉल करता हूं, मैं दूसरों को कॉल करता हूं या मैं दूसरे को फोन करता हूं। अब दोनों भी वाक्य में अगर आप देखेंगे तो दोनों भी वाक्य में सब्जेक्ट एकदम सेम है, सी द सब्जेक्ट इज द सेम। और आपको ये दिखाई देता है कि पहले वाक्य में ये जो फोन जो मेरे पास में है इसी का यूज यहां पर मैंने बताया है कि भाई मेरे पास में एक फोन है, काहे के लिए, दूसरों को कॉल करने के लिए, हमेशा दूसरों को कॉल करने के लिए।
मतलब मेरे पास में जो फोन है उसका यूज ही अगर देखा जाए तो मैं करके यहाँ पर दूसरों को कॉल करता हूँ। तो जहां पर हम अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल को इन्फिनेटिव फॉर्म में डाल देंगे, इसको डाल देंगे इन्फिनेटिव फॉर्म में कि मेरे पास में एक फोन है दूसरों को कॉल करने के लिए। मतलब यहाँ पर आपका वर्ब फॉर्म हो जाएगा, मतलब इन्फिनेटिव यहाँ पर होगा। तो अगर यहाँ पर वर्ब फॉर्म अगर हम कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट को हम निकालते हैं, उसी वाक्य के सब्जेक्ट को निकालते हैं। तो आंसर जब हम पहले का लिखेंगे तो हमारा होगा, क्या होगा, आई हैव अ न्यू फोन, आई हैव अ न्यू फोन टू कॉल अदर्स ऑलवेज। अब साहब यहां पर हमने, आप ये पूछेंगे कि ये सर यहां पर आपने ऑलवेज क्यों नहीं लिया, तो उसका मीनिंग जरा हनबर हो रहा है। मीनिंग को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। अगर हमने यहां पर अगर यूज किया होता आई हैव अ न्यू फोन ऑलवेज टू कॉल अदर्स, तो यू नो लिटिल बिट इट गेट्स a little bit problem, okay? तो खास करके अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, पहले टू से इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, मतलब इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को देखो, टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इंफिनिटिव में करवा दिया कन्वर्ट, और अब ये सेंटेंस बना है कि आई हैव अ न्यू फोन, ओके, टू कॉल अदर्स ऑलवेज। मतलब मेरे पास एक नया फोन है दूसरों को हमेशा फोन करने के लिए या कॉल करने के लिए। तो ये अगर देखा जाए तो उसका एक पार्ट अपने को दिखाई देता है। एकदम बिल्कुल आसान सा वाक्य, देखिए दो सेंटेंस अलग अलग थे, उससे इन्फिनिटिव, सी टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमने ये संपूर्ण पार्ट यहाँ पर करवा दिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड सेंटेंस। अब हम दूसरे सेंटेंस में चलते हैं, लेकिन आप शायद बोर्ड पर देख रहे हैं, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मार्च 2014 एग्जाम। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिए हैं, ओके, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस कैसे होते हैं ये मैंने आपको मतलब बताने के लिए या उसके आंसर्स निकालने के लिए मैंने वो लिए हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो इसीलिए मैंने एग्जाम के बाकी के जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिए, जो कि मैं आपको वो असाइनमेंट में देने वाला हूँ, ठीक है। तो the sentence is given here. Second sentence is from the board examination from the March 2014 from the 12th exam. Sentence है, चैतन्य offered to buy tickets for us. ऐसा है सेंटेंस है। क्या कहा गया है, rewrite using ing form of verb underline. जो वर्ब आपको अंडरलाइन करवा कर दिया है उसका आप ing फॉर्म करिए और फिर ये सेंटेंस को रीराइट करिए, ऐसा दिया गया है, राइट है। अब साहब सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई ing फॉर्म क्या होता है। और मुझे बताइए, अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ब है वो टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है आपको। अब टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वो दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इंफिनिटिव है, और हमें क्या कहा गया है कि ing फॉर्म में आप उसको करिए। अब ing फॉर्म में तो तभी बनेगा जब हम उसको जिरंड में करेंगे, क्योंकि मेन वर्ब ing फॉर्म मतलब जिरंड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जिरंड फॉर्म करिए ऐसा नहीं बताया उन्होंने क्या बताया, ing फॉर्म में करिए ऐसा बताया। मतलब उसका सेम ही है, समझना पड़ता है अपने लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केवल इसकी ये जो टू जो है वो निकालना पड़ेगा और बाय को बाइंग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, चैतन्य offered buying tickets for us। ये एकदम सिंपल सा आपका सेंटेंस यहां पर बन जाएगा, चैतन्य ऑफर्ड बाइंग टिकट्स फॉर अस। यहां पर हमने टू बाय को हमने हटाया और बाय को अगर देखा जाए तो टू हटा दिया और आएंगे उसको लगा दिया, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस इज द सेम। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से ये सेंटेंस आते हैं। आप अगर केयरफुल रहे, परीक्षा में सतर्क रहे, दिमाग सही रूप से अगर देखा जाए तो आपने अगर यूज किया तो आपको इसमें जरा भी दिक्कत नहीं जाएगी। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस की तरफ अगर देखा जाए तो आप पढ़ते हैं, देखिए, वन ऑफ द वायलेट मीडियन, मीडियन मतलब पहला वाला होता है, द फर्स्ट जो होता है उसे मीडियन कहते हैं, जैसे कि मीडियन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, ओके, मीडियन वायलेट,
मतलब यहाँ पर एक फूल का संदर्भ दिया है, मीडियन वायलेट मतलब जो कतार में जो पहला ही जो वायलेट जो लगा था, ओके, फूल को बोला है ये पुराने सिलेबस का अगर देखा जाए तो सेंटेंस है, तो उसमें उसको हमने यहाँ पर लिया है। वन ऑफ द वायलेट मीडियन स्माइल्ड हैप्पीली एंड कॉल्ड टू हर। अब क्या बताया गया है, इंस्ट्रक्शन को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। देखिए, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग जिरंड फॉर्म। भाई आपको अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस को कंबाइन तो करना है, लेकिन साहब जिरंड फॉर्म का प्रयोग करके। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि भाई यहां पर तो अंडरलाइन किया है, अगर अंडरलाइन नहीं किया होता तो क्या अगर देखा जाए तो देखिए, वन ऑफ द वायलेट मीडियन स्माइल्ड हैप्पीली एंड कॉल्ड टू हर। अब यहां पर ये जो टू हर है, क्या ये इंफिनिटिव है? बताइए, ये यहां पर जो टू हर है, क्या ये इंफिनिटिव है? या सपोज यहां पर टू गोपाल होता या टू सुधा होता तो क्या ये इंफिनिटिव हो जाता? बिल्कुल बराबर है, ओके। भाई ये इंफिनिटिव बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंफिनिटिव मतलब हर जगह पर जहां जहां पर टू आ गया और उसके बाद में कोई भी वर्ड अगर आ गया तो वो इंफिनिटिव हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर टू तो है, लेकिन क्या यहां पर मेन वर्ब है क्या? बताइए, है कि यहां पर टू गो, ओके, टू पुश, टू आस्क, टू लिसन, ऐसा कोई वर्ब है क्या? नहीं। तो टू के बाद में आपको वर्ब ही चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि कहीं पर भी टू लग गया और उसके बाद में कोई भी वर्ड अगर आ गया तो वो अगर देखा जाए तो आपका इंफिनिटिव हो जाएगा। तो ऐसे में आप गलती करेंगे, ओके। इसीलिए बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने कि भाई ये जो टू हर है ये इंफिनिटिव नहीं है, क्योंकि टू के बाद में यहाँ पर हर नाम का प्रोनाउन आया हुआ है, ओके, वर्ब नहीं आया है। ऐसे तो देखिए अपने को स्माइल्ड दिया है यहाँ पर, स्माइल्ड, ठीक है। इसमें दो सेंटेंस है, वन ऑफ द वायलेट मीडियन स्माइल्ड हैप्पीली एंड कॉल्ड टू हर। ये देखो, एंड से ये वाक्य दूसरा जोड़ा गया है। अब ये वाक्य अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। जब हम आगे में सीखेंगे सिंथेसिस तब आपकी आइडिया पूरी क्लियर हो जाएगी कि भाई ये कंपाउंड सेंटेंस है जो कि एंड से वगैरह जोड़े जाते हैं, एंड, और, बोथ एंड, हेंस, ऐसे अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से उसको जोड़ा जाता है। तो पहले तो अपने को ये वाक्य कंबाइन करना है, कंबाइन करना है, कंबाइन करना है। देखिए इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, मतलब एक संग करना है, तो कंजंक्शन का रोल निकल जाएगा। और फिर अगर देखा जाए तो फिर हमें ये सेंटेंस जो है वो जिरंड का प्रयोग करके करना पड़ेगा। अब देखिए, वन ऑफ द वायलेट मीडियन, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, और ये दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, सीधा कॉल्ड दिया था। मतलब यही सब्जेक्ट इस वाक्य में भी है और यही सब्जेक्ट इस वाक्य में भी है जो एंड के बाद में शुरू हो रहा है। ये एंड के पहले ये इतना बड़ा वाक्य है, यहां से यहां तक का वाक्य है, और ये एंड के बाद में ये वाला दूसरा वाक्य है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया है, मतलब यही सब्जेक्ट यहां पर है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सब्जेक्ट हमें यहां पर वर्ब फॉर्म करना है। जिरंड फॉर्म कहां पर करना है? इस वर्ब में, क्योंकि ये अपने को अंडरलाइन करवा के दिया था। तो इस वर्ब में अपने को, ओके, वर्ब फॉर्म करना है, जिरंड फॉर्म करना है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर हमें इसका जो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा और इधर रखना पड़ेगा। जैसे हमने देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट निकाला था तो इसको वर्ब फॉर्म किया था, वैसे भी इसको हमें वर्ब फॉर्म करना है तो इसको ये सब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्माइलिंग हैप्पीली, स्माइलिंग हैप्पीली वन ऑफ दी, अब ये सब्जेक्ट रखते हैं अपन, वन ऑफ दी, एंड निकल गया, ये देखिए ये एंड निकल गया, तो इसके जगह पर अब ये दूसरा वाला वाक्य शुरू हो गया। दूसरे वाले वाक्य में अपने को सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब दोनों भी वाक्य में सब्जेक्ट निकाल देंगे तो थोड़ी ना सेंटेंस बनेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इधर हमने दूसरे वाक्य में ले लिया, क्योंकि यहां पर हम ये स्माइलिंग को, सॉरी स्माइल को हमने स्माइलिंग में मतलब जिरंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हमने ऐसा किया। तो वन ऑफ दी वायलेट median called to her। अब ये ऐसा देखिए कंबाइन हो गया सेंटेंस, एक ही सेंटेंस हो गया, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही अगर देखा जाए तो एक ही इसमें वर्ब है, और ये जो है ये वर्ब फॉर्म है। ये फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस का होता है कि सेंटेंस एक होना चाहिए, सब्जेक्ट एक होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब भी उसमें एक होना चाहिए, और एक आधा वर्ब फॉर्म रह सकता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे उसको सिंथेसिस के चरण में, जब आगे हम जब सीखेंगे तब। सो द सेंटेंस, द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस इज, देखिए, स्माइलिंग हैप्पीली वन ऑफ द वायलेट मीडियन कॉल्ड टू हर।
या आप ऐसा भी कर सकते थे, वन ऑफ द वॉयलेट मेडियन कॉल्ड टू हर, ओके, स्माइलिंग हैप्पीली, आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये जो है वो उम्दा उत्तर लगता है, आंसर लगता है, सो वी हैव जस्ट प्रिफर्ड दिस आंसर। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द लास्ट वन, लास्ट सेंटेंस का आंसर हम देखते हैं। You all had something which gave you more power, ऐसा दिया गया सेंटेंस है। You all had something, तुम्हारे पास कुछ तो था, which जो gave you more power, जिसने तुम्हें अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा शक्ति दी, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, हमेशा कोई भी सेंटेंस को छुड़ाते समय आपको इंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छे से सीखनी है या समझनी है। देखिए रिमूव विच को रिमूव करिए by using 2 plus main verb first form, 2 plus main verb first form का यूज करके आपको which को रिमूव करना है। रिमूव के मतलब क्या, निकालना है। जी हाँ, आप इन्होंने बोला है कि निकालना है तो बिल्कुल हम निकाल देंगे जी, जैसे उन्होंने बोला है वैसा ही हम करेंगे, निकाल दिए। लेकिन which निकाल दिया और बाकी का वाक्य जैसे के वैसे रख दिया, मतलब हो गया क्या सेंटेंस, ये थोड़ी बोला है उन्होंने तो ये बोला है कि आपको सेंटेंस में से which नाम का कंजंक्शन हटाना तो है, लेकिन काय का उपयोग करके, 2 प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करके। अब बताइए आप मुझे, 2 प्लस मेन वर्ब का प्रयोग मतलब क्या, 2 प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, बताइए क्या होगा, जिरंड होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, जिरंड मतलब होता है क्या, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो 2 प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या है, बिल्कुल सही कहा है आपने कि 2 प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब अगर देखा जाए तो मतलब ओके इंफिनिटिव फॉर्म होता है, मतलब इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस करेंगे। अब देखिए कभी भी हु या विच से जोड़ा गया वाक्य है और उसके बाद में अगर देखा जाए तो अगर वर्ब आया है सीधा, फिर चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो या सेकंड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो हम उसका ओके उस सेंटेंस को कंबाइन करते समय जिरंड या इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस जैसे कि वैसे ही रहेगा, लेकिन इसका जो मतलब ये विच तो हम यहां से निकलेंगे, तो उसके बाद में आने वाला ये गेव है, इसका हमें इंफिनिटिव फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि विच यहां से निकला है तो इसको ही करना पड़ेगा, इधर तो हाथ नहीं लगा सकते हम, तो इसको ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो विच को निकाल दिया और गेव का अगर देखा जाए तो इंफिनिटिव फॉर्म करना है, तो सबसे पहले गेव, नाउ इट इज गिवन इन दी सेकेंड फॉर्म, वो सेकेंड फॉर्म में दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि 2 प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है, तो गेव का करेंगे पहले गिव और फिर उसको 2 से जोड़ देंगे, मतलब अपना काम बन जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या होगा, यू ऑल हैड समथिंग, ओके, अब विच निकल गया, टू गिव यू मोर पावर। देखिए ये हो गया, अब सेंटेंस हो गया, यू ऑल हैड समथिंग टू गिव यू मोर पावर, आपके पास कुछ तो ऐसा है जो आपको अधिक पावर, अगर देखा जाए तो अधिक पावर यहां पर देता है। देखिए जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस किया है। सो दीज आर ऑल द सेंटेंसेस व्हिच वी हैव सॉल्व्ड ओके बाय यूजिंग इंफिनिटिव एज वेल एज जिरंड। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, ये बहुत ही अगर देखा जाए तो आसान सा एक टॉपिक है। इंफिनिटिव मतलब आपको केवल इतना ख्याल में रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इंफिनिटिव मींस 2 प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म and gerund means okay main verb ing form. These forms, these verb forms are called as the unchanged verb forms. Whenever we use these forms in any other sentence, in any of the tense or in any part of the sentence, they never change their forms. That is the most important thing. So I think I have given you a complete information about gerund and the infinitive form. So friends, that's all everything about today's topic. Okay, the assignment will be given okay on your group. We expect that okay you can solve it, and if you have any other problem we will definitely discuss it okay in the next part. We will solve all the doubting sessions. Okay, we will take the we will conduct also the doubting session, and we will just try to solve each and everything there in this part. So thank you one. Okay, see you, take care, bye.